हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज जो देखेंगे हम इस वीडियो में, इसमें आपका वेल जो है, आपका हैदराबाद जो बेल होता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड होता है, जो कि भारत सरकार की एक पीएसयू कंपनी है, अंडरटेकिंग कंपनी है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर उसकी जो है एक इंटरप्राइजेस कंपनी है ना। सो बेल बेसिकली इक्विपमेंट बनाती है, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है और भी सारी चीज़ें हैं वो बनाती है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स वेलफेयर लैंड वो सिस्टम जो होता है वो सारी चीज़ें बनाती है, जो आपका हैदराबाद में लोकेटेड है। इससे रिलेटेड आपका एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो इसके बारे में हम देखेंगे है ना। तो इसमें हम टोटल सीट देखेंगे, एप्लीकेशन फ़ी क्या लगेगा उसके बारे में देखेंगे। उससे मोस्ट हो गया आपका क्वालिफ़िकेशन क्या मांग रखा है इसके लिए, देन आपकी सैलरी क्या रहेगी, जो बेसिक्स है उस पर टोटल अमाउंट क्या बनेगा उसका तो बात की है, लेकिन बेसिक जो आपका एक होता है कि उसके बीच में आपका बाकी अलाउंसेस अलग मिलते हैं, उसका अलग है। और लास्ट डेट देखेंगे, इसके बाद भी जो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाती है तो उसको भी देखेंगे हम, है ना। इसका ये आपका नोटिफिकेशन का फर्स्ट पेज है ना, जिसमें आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लिखा हुआ है ना। सो ये क्या है, आपका एक नवरत्न कंपनी है ना। और ये इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज जो आपका रिक्वायरमेंट होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर लैंड सिस्टम जो होता है, इसका आपका हैदराबाद के अंदर है लोकेटेड। और सारे देखेंगे कि कौन कौन सी सीटें आई हुई है, किसके अंदर आई हुई है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें। ओके, सो ये हमारा है जो नोटिफिकेशन है उसका है ना। और ये आपको नोटिफिकेशन चाहिए होगा तो टेक्निकल स्टडी पॉइंट है, उस पर मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक जो है आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, तो वहाँ पे मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। और इसका जो फॉर्म भरने का लिंक है उसको भी मैं वहाँ पे डाल दूंगा, तो आप डायरेक्टली उससे कनेक्ट होकर फॉर्म भर सकते हो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप अपना कंप्लीट कर सकते हो, है ना। सो इसमें जैसे देखते हैं तो ये आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेसिकली बेल जो होता है, और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जो है एक इंटरप्राइजेस कंपनी है। और इसका जो लोकेशन है आपका तेलंगाना के अंदर है, जो रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है इसका लोकेटेड, है ना। अभी ये हैदराबाद के यूनिट में आता है ना। सो इसमें जो वैकेंसी आई हुई है ये आपका परमानेंट बेसिस की है, मतलब रेगुलर बेसिस का है। और इसमें अलग अलग पोस्टें आई हुई है, जिसमें से आपका इसमें आपका डिटेल पोस्ट हो गया, मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया हो गया, और पे स्केल क्या है। तो जैसे आपका इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग का देखेंगे तो इसमें आपका 3 ईयर डिप्लोमा मांग रखा है, जिसमें आपका सीट जो है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन का सीट है 6 सीटें हैं ना। मैकेनिकल की है 8 सीटें हैं, और इलेक्ट्रिकल का जो है 1 सीटें हैं। बाकी ये कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। जो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी है इनके लिए जो पे स्केल लेकर रख रखा है, ये आपका WZ6/CP 7/CP6 का रखा है। तो ये आपका पे स्केल जो है 24,500, और 3% इंक्रीमेंट रहेगा एवरी ईयर का, जो आपका 24,500 से 90,000 तक रहता है ना, प्लस माइनस करके दे रखा है एडमिसिबल अलाउंसेस। तो आपको अलाउंसेस इसके बाद भी आपको मिलेंगे 24,500 के बाद जो अलाउंसेस बनते हैं, जैसे DA हो गया, TA हो गया, और उसके बाद आपका मेडिकल हो गया, और भी आपको फ़ोन हो गया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ इसके अंदर PSU के अंदर मिलती है ना। उसके बाद आते हैं तो टेक्नीशियन की वैकेंसी है, टेक्नीशियन C की वैकेंसी है। इसमें आपका मांग रखा है जो क्वालिफिकेशन है ITI होना चाहिए, और आपका अप्रेंटिसिप मांग रखा है, या फिर आपका 3 साल का सीधा आपने अप्रेंटिसिप कोर्स कर रखा होगा तो 3 साल का होता है 10th के बाद, है ना। यदि आपने ITI कर रखा है तो ITI के बाद 1 साल का कोर्स होता है अप्रेंटिसिप का। इसमें आपका फिटर है, फिटर की 4 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इसकी 7 सीटें हैं। और मशीनिस्ट जो है इसकी 2 हैं, और इलेक्ट्रीशियन जो है इनके लिए 2 सीट है। तो इस तरह से जो टोटल सीट हो जाता है हमारा इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी और टेक्नीशियन मिला के जो होता है सीट आपका 30 सीटें आई हुई है ना। तो बाकी ये कैटेगरी वाइज इधर दे रखा है ना। उसमें आपका जो टेक्नीशियन ग्रेड के रहेंगे इनको आपका बेसिक जो रहेगा 21,500 से लेकर आपका 82,000 तक रहेगा, और उसमें आपके अलाउंसेस जो है अलग से ऐड हो जाएंगे। अब इसमें हम आते हैं जो आपका EAT है, मतलब इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी है, इनको लिए जो है 6 महीने का जो है ट्रेनिंग है, इनिशियल ट्रेनिंग। और उस टाइम पे जो पैसा मिलेगा 24,000 पर महीने मिलेगा ना। 6 महीने के बाद जब आप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको रेगुलर जो पे स्केल है 24,500 से स्टार्ट जो है यहाँ से स्टार्ट कर दिया जाएगा, उसमें अलाउंसेस जोड़े जाएंगे। बाकी एब्रिविएशन का दे रखा है, नोट में दे रखा है कि रिजर्वेशन फॉर PWD विल बी एज गवर्नमेंट गाइडलाइन जो होते हैं उसके हिसाब से है। अब आते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया में। तो आपने ऊपर तो नॉर्मल चीज़ें देख ली थी, बाकी आपको कौन कौन ये भर सकता है। तो आपका सिटीजनशिप जो है इंडिया का होना चाहिए, आप भारत के एक नागरिक होने चाहिए, वही आप फॉर्म भर सकते हैं ना। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए अपर लिमिट जो है 28 साल है। बाकी कैटेगरी वाइज आपको अलग से छूट मिलेगा, है ना। एज जो काउंट किया गया है 1/10/2025 तक का काउंट किया गया है,
2025 को आपके 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी जो कैटेगरी ओबीसी में आएंगे या फिर ST/SC में आएंगे उनके लिए आपका अलग से जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है उसके हिसाब से एज में आपको छूट मिलेगा। टेक्नीशियन सी के लिए भी सेम है, आपका 28 साल तक के है ना। रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट का है तो आपका ओबीसी के लिए 3 साल का है, ST/SC कैंडिडेट है उनके लिए 5 साल का है, जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए 10 साल का है ना। आपका सर्टिफिकेट जो होना चाहिए किसी भी आपका मेट्रिकुलेशन जैसे हायर सेकेंडरी हो गया है ना, ये चीज़ जो है इसमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे आपका बर्थ जो सर्टिफिकेट है मतलब डेट ऑफ बर्थ जो है वहीं से वेरीफाई करा जाता है, इसलिए ये चीज़ ज़रूरी भी है ना। तो डॉक्यूमेंट सपोर्ट का एज के सपोर्ट में आपका यही मान्य रहेगा है ना। दूसरे बी में दे रखा है कि अपर एज लिमिट जो है स्पेसिफाइड जो जनरल EWC कैंडिडेट है उनके लिए है कि 28 साल तक ही रहेगा है ना। सी में दे रखा है कि कैंडिडेट सीकिंग एज रिलैक्सेशन, तो आपके सर्टिफिकेट पर अटैच करना पड़ेगा उसको जो अभी आप कैटेगरी से छूट लेना चाहते हैं। डी में दे रखा है कि EWS या फिर कास्ट या डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो बेल की वेबसाइट पर उसका जो दे रखा होगा उसी को कंसीडर किया जाएगा। जैसे आपका PWD कैंडिडेट है उनके लिए 40% का होता है कि 40% आपका डिजेबिलिटी होना चाहिए तब जाके आप, तो वो आपका जो जिला अस्पताल होता है वहाँ से बनता है, वो चीज़ तो आप बना रखे होंगे तो आपको पता होगा। बाकी कास्ट का है, कास्ट भी आपका जिला से ही बनता है ना। सेंट्रल के लिए आपका कास्ट का SDM तक बनना चाहिए था, नहीं कि सर्कल ऑफिसर या आप जो आपका तालुका होता है या फिर आपका जो प्रखंड होता है वहीं से आप बना लो, उसी का सेंट्रल से होना चाहिए ना। रिजर्वेशन का दे रखा है ओबीसी जो है जो NCL में आते हैं, नॉन क्रीमिलियर में आते हैं। नॉन क्रीमिलियर बेसिकली 8 लाख से जिनका कम होता है एनुअल इनकम वही आते हैं NCL में है ना। NCL जो OBC NCL आता है उसमें, अदरवाइज वो जनरल में काउंट करे जाते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। EWS जो कैंडिडेट हैं इनके लिए जो मांग रखा है आपका जो एसेट और इसका जो सर्टिफिकेट होगा वो आपका 24-25 का EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि आप 23-24 का बना रखे हो। बाकी रिक्वेस्ट फॉर चेंज कैटेगरी जनरल ST/SC OBT जो भी हैं एक सर्विसमैन वंस डिक्लेयर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल नॉट बी इंटरटेन है ना। तो एक बार आपने जो कर दिया कंसीडर कर दिया वही चीज़ होगी, चेंज नहीं होगी। फिर उसके बाद है कैंडिडेट बिलोंगिंग तो PWD कैंडिडेट 40% मिनिमम डिजेबिलिटी है और विल गेट इनको आपका 10 साल तक का छूट मिलेगा, इस चीज़ का लिख रखा है। बाकी एक सर्विसमैन का जो है अभी रिटायरमेंट यदि हुए हैं तो गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से जो मिलता है कहीं कहीं पे 3 साल का, कहीं पे आपका 5 साल का है ना, तो वो आप देख लेना इसके हिसाब से। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो है इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए आपका डिप्लोमा मांग रखा है 3 ईयर का, जिसमें आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से होना चाहिए ना। उसमें आपका 60% जो है OBC जनरल और जो EWS कैंडिडेट है उनके लिए, बाकी ST/SC PWD कैंडिडेट है उनके लिए 50% ही मांग रखा है कि इतना होना चाहिए, कंपलसरी है ना। जनरल कैंडिडेट के लिए दे रखा है 18 से 28 साल तक, और ये तो पहले बता दिया 5 साल का छूट मिलेगा ST/SC हो तो, 3 साल का आपका OBC हो तो, और PWD कैंडिडेट हो तो आपका 10 साल का। अब आप लेजिट PWD में भी ST कैटेगरी हो तो ST कैटेगरी में 10+5 हो जाता है, वैसे करके छूट मिलता है ना। बाकी इसमें तो ऐसे जनरली लिख रखा है। बाकी इंजीनियर असिस्टेंट ट्रेनिंग विल ये 6 मंथ का दे रखा है, जिसमें आपको स्टाइपेंड जो है 24,000 रुपये मिलेगा। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद जो आपको रेगुलर स्केल है उस पर आपको कर दिया जाएगा। टेक्नीशियन सी का आपने देख लिया है ना। जिन्होंने 10th ITI कर रखा है उनके लिए 1 साल का अप्रेंटिसशिप, जिन्होंने ITI नहीं कराया सीधा 3 साल का अप्रेंटिसशिप उनको चाहिए होगा है ना। उसके बाद आते हैं तो इनका भी वही है सिस्टम, 60% आपका ITI में माफ़ कीजिएगा जनरल OBC या फिर EWS कैंडिडेट है उनके लिए 60% है। बाकी ST/SC PWD के लिए 50% आपका क्वालिफिकेशन होना है, एक परसेंटेज होना चाहिए ना। जनरल कैंडिडेट के लिए जो है जनरल EWS कैंडिडेट के लिए 28 साल है, मिनिमम 18 मैक्सिमम 28 है। जो काउंट करी जाएगी एज 1/10/2025 माना 1 अक्टूबर 2025 तक। अपर एज लिमिट जो है रिलैक्सेशन है उसमें आपका OBC का 3 साल का है, ST/SC का जो 5 साल का है, और PWD कैंडिडेट का 10 साल है। एक्सपीरियंस किसी भी प्रकार का नहीं मांग रखा है, लेकिन आपके पास अप्रेंटिसशिप मस्ट है, अप्रेंटिसशिप होना ही चाहिए है ना। इसमें जैसे देखते हैं तो आपका जो इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए फॉर्म है इसमें आपका ऐसा कुछ नहीं बोल रखा है, आपको 3 ईयर का डिप्लोमा बस होना चाहिए ना। रजिस्ट्रेशन का दे रखा है कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है तेलंगाना स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि आपका नहीं है। तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपको रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है, ये चीज़ नहीं है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस चीज़ में नहीं भी करवाया होगा तो कर लेना, आपका 10-15 दिन के अंदर ये चीज़ बन जाता है ना। जो भी है ना, वैलिड जो होगी 29/10/2025 तक आपका लास्ट डेट जैसे एप्लीकेशन का है फॉर्म भरने का, तो वहाँ तक जो है आपका एक्सपायर या इनएक्टिव जो है एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है नहीं होना चाहिए, उससे पहले तक रहना चाहिए, तभी जाके आपको कंसीडर किया जाएगा, नहीं तो नहीं करा जाएगा ना।
तो लास्ट डेट जो एप्लीकेशन का है 29/10/2025 तक है, तब तक का आपका एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। एक्सचेंज जो कार्ड बना होगा वो उस चीज़ का भी ध्यान रखिए, है ना। मेथड ऑफ सिलेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे आपका CBT होगा, है ना, जो आपके हैदराबाद में ही आपका सेंटर रहेगा एग्ज़ाम का, है ना। उसके बाद आपको जो CBT का एडमिट कार्ड के लिए आपको फ़ोन मेल किया जाएगा, SMS भी किया जाएगा आपको, फिर मेल के साइट में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका और ये भी हो सकता है कि आपको बेल का जो है एडमिट कार्ड जो है आपके मेल पे सेंड कर दिया जाए, तो ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी इसमें लिखा है कि SMS या ईमेल के द्वारा आपको सेंड कर दिया जाएगा, है ना। बाकी लिंक भी दे दिया जाता है, तो उससे करके आप अपना लॉगिन ID और पासवर्ड डाल के डाउनलोड कर सकते हो, है ना। अब देखो एडमिट कार्ड तो प्रिंट आउट करके लेके जाना होगा, है ना, उससे आपका आसानी होती है वहाँ पे जाके, है ना। उसके बाद दे रखा है सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन अटेंड का CBT रिजर्व सेंटर रिस्पेक्टिव द एडमिट कार्ड विल बी अपलोडेड इन द बेल वेबसाइट। तो आपका बेल वेबसाइट में आपका एडमिट कार्ड जो है अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए दे रखा है पार्ट 1 पार्ट 2 है, जिसमें पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन है जो एप्टीट्यूड का है, जिसमें आपका ये दे रखा है कि किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे। और टेक्निकल एबिलिटी है पार्ट 2 का, इसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। जो आपका टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज है, जैसे मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से है, इंस्ट्रूमेंटेशन से है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से है, तो उसी से आपका 100 क्वेश्चन आएगा। 50 क्वेश्चन जो है आपका एप्टीट्यूड से आएगा, जिसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग होगा, एनालिटिकल होगा, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी होगा, है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल हो गया, जनरल नॉलेज, उससे क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें दे रखा है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स का, जो जनरल OBC और EWS है उनके लिए पार्ट 1 में 35% होना चाहिए, है ना, और पार्ट 2 के लिए भी 35%। ये क्वालिफाइंग है, इसका मतलब ये नहीं क्वालिफाई कर गए तो आप सेलेक्ट हो गए, आपको हाईएस्ट मार्क लाना होगा, जिसके हिसाब से फिर बनेगा। ST/SC के लिए 30% का है ना। पेपर जो है आपका नवंबर मंथ में हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट मंथ जो है आपका टेंटेटिव है कि इस टाइम पीरियड में आपका पेपर हो जाएगा। मेथड ऑफ रिजॉल्विंग रिटेन टेस्ट मार्क का दे रखा है। नॉन एग्जीक्यूटिव सिलेक्शन जो है उसके लिए आपका दे रखा है ये, है ना। उसके बाद पे एंड अलाउंसेस का तो बता दिए हैं। आगे चलते हैं, एप्लीकेशन फ़ी में आते हैं। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फ़ी जो है टोटल 590 रुपये लग रहा है एप्लीकेशन के लिए, जिसमें 500 रुपये फ़ी है और 18% उस पर GST है। इस तरह से 590 रुपये आपका होता है ना। जो ST/SC PWD और एक्स सर्विस मैन है उनके लिए किसी भी प्रकार का फ़ी नहीं लगेगा, है ना। प्रायर जो पेइंग द एप्लीकेशन फ़ी कैंडिडेट में कैलकुलेटेड थ्रू ऑल इंस्ट्रक्शन के लिए एप्लीकेशन पूरा करने से पहले सारी चीज़ें देख लेना, उसके बाद ही आपका पेमेंट का करना है ना। एप्लीकेशन जो एक बार पे कर दिया ना तो आपको रिफंड नहीं होगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। एप्लीकेशन फ़ी नीड टू बी रिमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड इन SBI क्लर्क से आप उसको पेमेंट को करोगे। इंस्ट्रक्शन दे रखा है जो पेमेंट करना है उसका, है ना। देखो आपका चेक करना है, क्लिक ऑन द पेमेंट लिंक अवेलेबल इन बेल वेबसाइट और क्लिक ऑन द लिंक, है ना। तो ये आपका लिंक है, सो वहाँ पे जाना है ऑनलाइन SBI डॉट, उसमें सेलेक्ट करना है स्टेट बैंक कलेक्ट का। उसके बाद एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन करोगे, देन आपका स्टेट करोगे कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट में ऑल इंडिया हो जाएगा। देन आपका सेलेक्ट होगा PSU में आपका हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एंड प्रेस सबमिट करके देन आपका 5 नंबर में दे रखा है। पेमेंट की कैटेगरी में आओगे तो वहाँ पे आपका ये नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी आएगा, बेल EWLS, है ना। फिर कंप्लीट द पेमेंट एंड एक्सप्लेन ये बाबा, है ना। देन 7 नंबर पे दे रखा है सेव एंड टेक ए प्रिंट, उसका स्क्रीनशॉट जो प्रिंट आपने पेमेंट किया उसका। देन आपका डिटेल इंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विद स्क्रीनशॉट विद प्रोवाइडेड एडवर्टीजमेंट, है ना। सो सेम उसके बाद कैंडिडेट हैव मेंशन SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर, फिर जनरेट आफ्टर मेकिंग पेमेंट, उस पर रेफरेंस नंबर आएगा, उस चीज़ को एप्लीकेशन फॉर्म में फिर बाद में देखना है ना। तो अप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए आपका है कैंडिडेट जो भी है कि ये आपका साइट दे रखा है, लिंक दे रखा है ना, तो वेल वेबसाइट पे। बाकी ये मैं तो डाल दूंगा आपका टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ से आप कर सकते हो ना। जो भी आपका प्रिंट करे हो जाता है उसके बाद आपका एक्नॉलेजमेंट जो प्रिंट लेना है उसको रख लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि वो ज़रूरत पड़ेगी ना। प्लीज़ डू नॉट हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन बिफोर ऑफिस बेल, मतलब किसी भी प्रकार का आपका हार्ड कॉपी जो है भेजने की ज़रूरत नहीं है बेल के अंदर, है ना। हाँ, जो आपको ऑफिस है उसमें, है ना। उसके बाद अप्लाई कि जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो उससे पहले क्या करना है कि इंश्योर कर लेना है कि फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपके पास है या नहीं है, उस चीज़ को पहले कर लेना है ना। ऐप में लिखा है कि बेल साइलेंट भी रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट आर नॉट एबल टू सबमिट देयर एप्लीकेशन टू अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ द लास्ट मिनट रस, है ना। लास्ट मिनट में ट्राई ना करें, जो भी चीज़ें हैं पहले ही कर लें, उससे आपको सुरक्षित रहोगे। अब जनरल इंस्ट्रक्शन में आते हैं तो इसमें आपका CBT के बारे दे रखा है कि जो भी चीज़ें होंगी उसके बाद आपका CBT का आएगा। यदि आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या PSU में काम कर रहे हैं और आप यदि फॉर्म भर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा वहाँ से। उसके बाद है कि आपका जो भी चीज़ें हैं मतलब
जहाँ से आपने पास कर रखा है, जैसे CGPM होगा या जो भी चीज़ें लिख रखा होगा, तो उसमें जो होता है परसेंटेज में आपको चेंज करना है ना। CGPA हो सकता है, OGPA हो सकता है, DGPA हो सकता है, या लेटर ग्रेड में लिख रखा होगा, तो उसको आपको ऐसे करके परसेंटेज में करके उसको चेंज करके कर लेना है और उस चीज़ को करना है ना। तो फॉर्म जो भरोगे उसमें मेंशन करना होता है ना। देन आपका ये आपका है द कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस वैलिड मार्कशीट फाइनल सर्टिफिकेट है ना। फाइनल सर्टिफिकेट या वैलिड मार्कशीट जो होता है उसको अपलोड करना है। आगे देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ, बाकी तो उतना नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपका जो ये है ना, बेस्ड ऑन मार्क्स ऑन द CBT में जैसा आप लेके आते हो उसी के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और प्रोड्यूस करना है, फिर उस टाइम पे देना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। जब आप ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तब आपका कलर साइड का पासपोर्ट फोटोग्राफ होगा, 10th का सर्टिफिकेट होगा जिसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट लिखा होगा, बाकी जो भी आपके सर्टिफिकेट होते हैं जैसे ITI NSC डिप्लोमा हो गया, वो सारे साइड में सेंटर वाइज है या ईयर वाइज है तो आपको लेके जाना है। फाइनल सर्टिफिकेट हो गया उसको भी लेके जाना है, जैसे ITI NSC या डिप्लोमा का है उसको भी लेके जाना है। प्रूफ ऑफ नॉब्स में जाते हैं तो इसे CGPA को परसेंटेज में यदि प्रोसेस हो पाता है तो उस चीज़ को करवा के, नहीं तो कोई ये नहीं जरूरी नहीं है ना। अप्रेंटिसशिप मार्क्स कार्ड NSC टेक्नीशियन C के लिए ओनली है ना। कैंडिडेट जो बिलोंग कर रहे हैं कैटेगरी, जिस कैटेगरी से उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो कैंडिडेट OBC NCL में आते हैं इस डेट तक आपका इशू होना चाहिए, इससे पहले ही मतलब 1/10/2025 तक 24 तक आपका इशू हो जाना चाहिए। और जो है फाइनेंशियल ईयर इस डेट में EWS के लिए बाकी दे रखा है ना। हाँ जी, सो ये चीज़ें तो जनरली देख लिया हमने कि ये वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का भी बता ही दिया आपको। एक सर्विसमैन का जो भी आपका डिस्चार्ज बुक सर्टिफिकेट वहाँ का होना चाहिए, या इशू भाई जो आर्मी या नेवी एयरफोर्स से है तो वहाँ का होना चाहिए। और वैलिड जो एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन है, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन, उस चीज़ का भी होना चाहिए, तेलंगाना स्टेट का ही होना चाहिए ना। बाकी लिंक दे रखा है, लास्ट डेट जो है आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन करने का 29/10/2025 है। बाकी इतना ही इस वीडियो में। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है इस पूरे नोटिफिकेशन में, कुछ चीज़ें मैंने बाईपास कर दी क्योंकि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं लगी मुझे, है ना। या बाकी उसके बाद भी यदि आपको डाउट लगेगा, देखो नोटिफिकेशन जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा जो आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट है। सो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक भी मैं डाल दूंगा तो वो भी कर सकते हो, है ना। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो में इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिल रही है या नहीं मिल रही है वो भी ज़रूर बताइएगा। और किसी भी प्रकार का डाउट है तो उस चीज़ को भी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।